नमस्कार। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डीजीपी सुरेंद्र सिंह साहब। डीजीपी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी पे। धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह साहब, राज्य के डीजीपी के तौर पर आपने 1 साल 8 महीने 16 दिन 30 जून को आपके पूरे हो जाएंगे। आप अपने आप को अगर सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो 10 में से कितने नंबर देंगे? जहाँ तक मेरे कार्यकाल के दौरान अंक देने का प्रश्न है, मैं तो ये चाहूँगा कि अंक दूसरे लोग दें। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं अपने इस कार्यकाल के दौरान मैंने जो भी कुछ किया है, उसको लेकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सुरेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है कि इस 1 साल 8 महीने 16 दिन के कार्यकाल में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ था तो वो था सिंगस्त 2016। सिंगस्त 2016 के सफल आयोजन के पीछे आपकी रणनीति रही और किस तरीके से आपने उस पूरे आयोजन को सफल बनाया? सिंगस 2016 मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी तैयारी लगभग 3 साल से चल रही थी। उसमें किन कर्मचारियों को वहाँ लगाना है, किस तरह से वहाँ भीड़ का प्रबंधन करना है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही एक विस्तृत प्लानिंग की थी। ये जितने भी कर्मचारी सिंगल्स ड्यूटी में लगाए गए थे इस साल, इनको सबको एक बार पहले उज्जैन में बुलाकर 5 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। ये कार्य लगभग 2 ढाई साल तक चलता रहा। उसके अलावा समय पर मौके पर ब्रीफिंग करना और टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने इस बार बहुत अच्छा किया था। पूरे उज्जैन शहर में सीसीटीवी कैमरास लगाए थे, तो कहाँ भीड़ हो रही है, कहाँ पर क्राउड प्रेशर हो रहा है, हमने उसकी मदद ली थी। संचार व्यवस्था के लिए हमने एक नया सिस्टम लगाया था, जिससे संचार व्यवस्था बेहतर हुई और समय समय पर अधिकारियों के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट्स को अच्छी ब्रीफिंग दी गई और उसका ये परिणाम था कि वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम थे और उन्होंने अपने सद्व्यवहार से और अपनी कर्तव्य निष्ठा से एक सफल सिंगस्त के आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण योग। सिंगस्त के आयोजन में हम भी वहाँ पर मौके मौके की अपडेट लेते रहे और जानकारी लेते रहे। जब हमने सिंगस्त का पूरा आयोजन देखा तो कहीं ना कहीं पुलिस का एक जो चेहरा जो सिंगस्त के बाहर देखने को मिलता है, सिंगस्त में बिल्कुल उसकी उलट तस्वीर थी। वहाँ पर जो पुलिस की जो बातचीत का लहजा था, जो उनकी लोगों से व्यवहार था, वो काफ़ी अलग था। लोग उससे बहुत अधिक उत्साहित थे। तो पुलिस का व्यवहार सिंगस्त के दौरान ऐसे कैसे बदल गया, आप उसके बारे में क्या कहें? इसमें मैं 2 चीज़ कहूँगा। पहला तो ये कि जो हमने प्रशिक्षण दिया था और समय समय पर उनको ब्रीफिंग करते थे, उसका योगदान है। और दूसरी मैं एक जनरल बात ये कहूँगा कि कई बार लोग बाग पुलिस के बारे में कुछ गलत धारणा भी रखते हैं और ये गलत धारणाएं जब इंटरेक्शन होता है तो वो दूर हो जाती हैं। तो बहुत कुछ सिंगस्त के दौरान ये भी हुआ है। तो आपको लगता है जो मित्र पुलिस का जो चेहरा है मध्य प्रदेश में, वो वास्तव में अब तस्वीर उसकी बदल गई है? हमेशा से रहा है और मेरे ख्याल से सिंगस्त में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसको देखा है, जिसका मेरे ख्याल से लाभ मध्य प्रदेश पुलिस को भविष्य में भी मिलेगा कि उनकी जनता में छवि बेहतर हुई है और वो इसकी मदद से बेहतर जनसहयोग लेकर एक अच्छी पुलिस व्यवस्था दे सकेंगे। आपका रिटायरमेंट 30 जून को होना है। 30 जून से पहले आपको क्या लगता है, ऐसी आपके दिल में एक ऐसी कौन सी कसक रह गई है कि जो आप अब पूरा करना चाहते हो और समय अवधि न मिलने के कारण वो आप ना कर पाए हो? आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने डीजीपी मध्य प्रदेश का चार्ज लिया था, मैंने कोई बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रखे थे। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं पुलिस को एक्सेसिबल बनाऊं, पुलिस को रिस्पॉन्सिव बनाऊं और पुलिस को अकाउंटेबल बनाऊं। और मेरे जितने भी कार्यकाल के दौरान जो भी मैंने एक्शंस लिए या जो भी मैंने कार्यक्रम चलाए, उसके पीछे यही 3 उद्देश्यों की पूर्ति थी और मुझे ये कहने में काफ़ी संतोष है कि हम इन उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत हद तक सफल हुए हैं। ये तो आप सहमत होंगे कि कभी भी कोई आदमी पूर्ण रूप से अपने प्रयास से संतुष्ट नहीं होता है और अगर संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए तो फिर प्रगति की संभावना भी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हम बहुत हद तक इन तीनों जो मेरे सोच थी उनको पूरा करने में सफल हुए हैं और इसलिए मेरे को कोई मलाल नहीं है या कि जिसकी मैं ये नहीं कर पाया। सुरेंद्र सिंह साहब, आपने बीट सिस्टम और जनसंवाद को अपना एक आधार बनाया। उस आधार को बना करके आपने पुलिस महकमे में अमूलचूल परिवर्तन कराने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि वास्तव में वो कारगर सिद्ध हो पाए हैं जो आपने मंत्र पुलिस वालों को देने की कोशिश की? काफ़ी कुछ। और मैं हमेशा से ये सोचता रहा हूँ कि अगर पुलिस का जनता से इंटरेक्शन होता रहेगा और उसका लाभ हमको ये मिलेगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते हैं और जिसको एक हमारे यहाँ एक हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि आँख का लिहाज होने लगता है। तो आँख का लिहाज दोनों के लिए होता है, पुलिस के लिए भी और जनता के लिए भी।
और उसका परिणाम ये होता है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने में मदद मिलती है जो कि व्यवस्था दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है। जनसंवाद माध्यम हो या बीट व्यवस्था हो, हमारा उद्देश्य था कि हम पुलिस को थाने के बाहर निकालें और पुलिस को थाने के बाहर जनता से वो मिले, जनता से इंटरेक्ट करे, उनकी समस्याओं के बारे में पूछे और ये बताए कि हम क्या कर रहे हैं। उससे लोगों को एक तो ये भावना उनके मन में आई कि पुलिस कुछ अच्छा करना चाहती है, पुलिस खुद हमारे पास आई है। और दूसरा ये कि वो जो अपनी समस्याएं थीं जिनको बताने में उनको डर लगता था, वो झिझक उनकी ख़त्म हुई। तो उन्होंने निर्भीक होकर पुलिस के बारे में अपना फीडबैक दिया और जिसका कि उपयोग पुलिस ने अपने कार्य को सुधारने में भी किया। सुरेंद्र सिंह साहब, एमपी पुलिस की जो एक छवि थी उसको बदलने के लिए आपने क्या आपकी तैयारियां थी, किस तरीके से आपने तैयारियां की? आपने पुलिस महकमे में उनकी जो ट्रेनिंग चलती थी उसको एक नई तरीके से आपने कोशिश की, उस ट्रेनिंग को कुछ पैटर्न जो पुराने थे वो सब बदलने की आपने कोशिश की, कुछ नए कोर्सेज भी आपने जुड़वा दिए। तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी अपनी पहल थी या समय की मांग थी? सबसे महत्वपूर्ण जो आज के ज़माने में पुलिस के सामने चुनौती है, वो है कि अब अपराधी टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग करने लगे हैं और इसलिए हमको पुलिस के प्रशिक्षण में टेक्नोलॉजी का ज्ञान उनको रहे और किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग वो विवेचना में कर सकते हैं, इसके बारे में हमको ध्यान देना पड़ेगा। और कोशिश हमने ये की गई कि जो साइबर अपराध होते हैं, उनकी विवेचना के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करें। जो वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठी की जाती है, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दें, जिससे कि वो एक वैज्ञानिक तरीके से विवेचना कर सकें और जो चुनौतियाँ अपराध की मिल रही हैं, उनको ठीक से निपट सकें। अगर आज के समय में, मौजूदा समय में अगर साइबर क्राइम जैसी जो चिंताएं हैं, जो बड़ी चिंताएं हैं, अब वो छोटे मोटे फ्रॉड, छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी चोरी और डकैती जो है वो घरों में घुस करके नहीं होती। अब लोग कहते हैं कि लोग सोशल साइट्स और उन सब चीज़ों के माध्यम से वेब गेट के जरिए अब वो लोगों के अकाउंट तक पहुंचते हैं और जा करके उनके पैसे ले करके वो रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इस तरह के लिए आपको लगता है कि पुलिस अभी जो है वो उतनी मजबूती से खड़ी हुई है उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए? ये जो आपने अपराधों का तरीका बताया, ये वास्तव में बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ क्राइम वही है जो कि कन्वेंशनल तरीके से होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करना चाहते हैं। अभी मध्य प्रदेश में केवल भोपाल में एक साइबर सेल है, 4 जगह और थाने खुल रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हर थाने में विवेचक इस दृष्टि से सक्षम रहें कि वो साइबर अपराधों की विवेचना कर सकें और इसी दिशा में कार्य हो रहा है। ये हैं हमारे साथ डीजीपी सुरेंद्र सिंह साहब। फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सुरेंद्र सिंह साहब, जिस तरीके से मॉडर्न पुलिस की बात हो रही है, मॉडर्न पुलिस किस तरीके से काम करेगी, उसका क्या चरित्र होगा, किस तरीके से उसका चेहरा बदलने की जो कोशिश हो रही है, बीच में वर्दी बदलने की भी बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुलिस जो थी वो खाकी को ही लेकर के अपनी पहचान कायम रखना चाहती थी। और जो लगता है कि जो हमें विदेशों में पुलिस दिखाई देती है, हमारी हिंदुस्तानी पुलिस उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे दिखाई देती है। तो इसके लिए आपने कोई एक कदम बढ़ा करके आगे बढ़ाने की कोई पहल की? ये पुलिस को मॉडर्न बनाने के लिए हमको 2 तरीके की चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। वो शुरू भी हो गया है। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी सोच मॉडर्न होना पड़ेगी कि हम जनता के सेवक हैं और हम जनता की मदद करना चाहते हैं। दूसरा, हमको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए आपने, जैसा मैंने एक तो आपको साइबर क्राइम के बारे में बताया जी। हमने डीएनए लैब, पहले एक अकेले सागर में डीएनए लैब थी, भोपाल में भी एक डीएनए लैब हम चालू करने वाले हैं जिसको करीब करीब तैयार हो गई है। प्रयास ये है कि हमारी चारों जो रीजनल एफएसएल हैं वहाँ पर डीएनए लैब चालू हो जाए। इसके अलावा विवेचना में एक बहुत बड़ी मदद आजकल मिलने लगी है हमको सीसीटीवी कैमरा से। इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसको कि हम कहते हैं सिटी सर्विलेंस सिस्टम, जिसमें पूरे प्रदेश में 65 नगरों में हम सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं। पहले चरण में 11 शहरों में इस वर्ष काम वो चल रहा है। उज्जैन एक उसका नमूना था जहाँ पर कि हमने सिंहस्थ के पहले ये कार्य पूरा कर लिया, जिससे कि हमको एक बहुत मदद मिलेगी विवेचना में और प्रबंधन करने में। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले नवंबर में हमने एक कार्यक्रम चालू किया था डायल 100। जी। ये डायल 100 में हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग लिया और कोशिश ये की कि पुलिस का रिस्पांस टाइम कम हो, जिसमें अभी 800 गाड़ियाँ पूरे 51 जिलों में कार्यरत हैं।
अभी अगले 3 महीने में 200 और गाड़ियाँ उसमें शामिल हो जाएंगी, तो उसके बाद 1000 गाड़ियाँ पूरे स्टेट में हो जाएंगी। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स टाइम कम करके हम उसको जनता के पास उनकी मदद की ज़रूरत पड़ने पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। कोशिश हम कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और इससे एक बेहतर पुलिस व्यवस्था दे सकें, मॉडर्न पुलिस व्यवस्था दे सकें। अभी जिस तरह से बात चल रही है क्विक रेस्पॉन्स टीम की, जो आपने क्यूआरटी वगैरह जो यहाँ पर सारी चीज़ें चलती हैं, डायल 100 की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें ये था कि इसको फर्दर एफआईआर तक लेकर के जाएंगे कि एफआईआर भी वहाँ पर हो जाए। क्या ये मुमकिन है वास्तव में? अभी कुछ जगहों पर हो रहा है, लेकिन कई बार एफआईआर को हमको करने के लिए हम कोशिश नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी के इश्यूज़ रहते हैं। अल्टीमेट हमारा प्लान ये है कि जो एफआरवी में अधिकारी है, उसको जो हमने एक मोबाइल डेटा टर्मिनल दिया है, उसमें हम उसको वहीं से वो एफआईआर लेके और थाने को भेज सके। एक और जो मॉडर्नाइजेशन में काम हुआ है, पिछले 1 जुलाई से हमने उसको मिशन मोड में चालू किया। कई वर्षों से ये कार्य लंबित चल रहा था। हमने पूरे प्रदेश के थानों का कंप्यूटराइजेशन किया है और आज की तारीख में हमारे प्रदेश के सभी थानों में एफआईआर कंप्यूटर पर लिखी जा रही है और लगभग 100 थाने जहाँ पर कनेक्टिविटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, बाकी सभी थाने इस समय ऑनलाइन है। ऑनलाइन से मेरा आशय ये है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, वो एफआईआर सीधे सेंट्रल सर्वर में चली जाती है। पुलिस मुख्यालय में बैठे हुए हम किसी भी अपराध की क्या विवेचना हो रही है, क्या उसकी एफआईआर हुई है, ये हम तत्काल वहाँ पर देख सकते हैं। इससे एक तो पुलिस के कार्य में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो एक बहुत बड़ा डेटाबेस आजकल मैनेज करने की दिक्कत होती है, क्योंकि अधिकारी ये नहीं जानते कि एक अपराधी ने ग्वालियर में अपराध किया है, उसी ने इंदौर में किया, उसी ने भोपाल में किया, उसी ने जबलपुर में किया है, तो हम तत्काल ये पता कर सकते हैं यदि किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर कि इसने कहाँ कहाँ अपराध किए हैं, क्या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और मेरा सोचना ये है कि जब हम इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से उपयोग करेंगे तो पुलिसिंग के कार्य में हमको बहुत मदद मिलेगी। सुरेंद्र सिंह साहब, एक बड़ा मौजूदा सवाल है। आजकल बात होती है इंटेलिजेंस फेलियर की। इंटेलिजेंस फेलियर के लिए ये कहा जाता है कि आजकल इंटेलिजेंस जो है वो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और उसके लिए ज़्यादा काम करती हुई नजर आती है, बजाय क्रिमिनल इंटेलिजेंस को देखने के। तो ये इस बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। इंटेलिजेंस ब्रांच अपना कार्य करती है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस अलग कार्य करता है, ये अलग अलग काम है। और ये कहना कि इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये मैं इसको कदापि नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जो इंटेलिजेंस शाखा है, उनकी इंटेलिजेंस पर ही हमने सिमी जैसे जो राष्ट्र विरोधी संगठन है, उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया है। तो मैं इस बात से पूर्ण रूप से असहमत हूँ। सुरेंद्र सिंह साहब, आपके समय में लोकसभा चुनाव हुए, नगरीय प्रशासन के चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए। आपको क्या लगता है, जो चुनावों में जब पुलिस जब जाती है मौके पर, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती किस चुनाव को लेकर के होती है? मेरे हिसाब से जो चुनाव जितने छोटे स्तर का होता है, उसमें सबसे ज़्यादा चुनौती होती है। और इसलिए पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव मेरे पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होते हैं। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो इसमें प्रतिद्वंद्विता बहुत ही कांटे की रहती है और दूसरा, इन चुनावों को करने के लिए बाहर से बल नहीं मिलता है। तो जो 2014-15 में ये चुनाव हुए थे, नगरीय निकायों के और ग्रामीण पंचायतों के और निकायों के, वो बहुत एक बड़ी चुनौती थी और हमने उसको बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न कराया मध्य प्रदेश पुलिस ने, जिसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस के कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। सुरेंद्र सिंह साहब, लगातार एक सवाल मध्य प्रदेश की पुलिसिंग में उठता रहा है कि पुलिस जो है वो 24 घंटे लगातार निरंतर काम करती रहती है। उसको एक दिन तो कम से कम वीकली ऑफ मिलना चाहिए। देवास में हालांकि इसकी एक शुरुआत हुई, लेकिन अभी भी ये सवाल मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में बिल्कुल वैसे ही खड़ा हुआ है। पुलिस को अगर एक दिन अगर ऑफ दे दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस की वास्तव में व्यवस्था में सुधार होगा? और अगर इस व्यवस्था को लागू करने में अब तक क्या अड़चनें आ रही हैं? ये जो सप्ताह में एक दिन ऑफ देने की बात हो रही है पुलिस कर्मियों को, मेरा सोचना ये है कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग किस्म की समस्याएं हैं। वहाँ पर बल की स्थिति भी यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ ज़िलों में बहुत कम बल है, कुछ ज़िलों में उससे कुछ ज़्यादा है। वहाँ की समस्याओं को देखते हुए कितना बल है, क्या आवश्यकता है, ये इस तरह का निर्णय केंद्रीय स्तर पर नहीं लिया जा सकता और ये संबंधित पुलिस अधीक्षक ही इस बारे में निर्णय लेने के सक्षम है। हमेशा से मेरा यही दृष्टिकोण रहा है कि इसके बारे में कोई यूनिफाइड डिसीजन राज्य स्तर पर हम नहीं ले पाएंगे और ये पुलिस अधीक्षकों को अपने स्तर पर ये करना है, अपनी समस्याएं और बल की उपलब्धता को देखते हुए। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या लगभग खत्म हो चुकी थी,
लेकिन अचानक से पिछले 2-3 महीने में इतनी ज़्यादा घटनाएं बालाघाट के उस एरिया में होने लगी हैं, जिसकी वजह से बालाघाट में नक्सलियों के आमद जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया के तौर पर आपने बालाघाट में उस नक्सलवाद की समस्या से लड़ने के लिए अभी कोई प्लान किया है? ये आपका कहना सही है कि पिछले 2-3 महीने में कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति मध्य प्रदेश में बताई है और उसके कारणों का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो हमारा समीपवर्ती इलाका राजनांदगांव का है, वहाँ पर बड़ी संख्या में अब उनके आने की सूचना मिली है और इसके कारण वहाँ से वो सीमा पार करके जो बालाघाट का सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर करते रहते हैं। हम इसके लिए एक नई रणनीति बना रहे हैं कि उनके इस तरह के जो कुछ अपराध उन्होंने घटित किए हैं, उनकी गतिविधियों पर हम अच्छे तरीके से अंकुश लगा सकें। फिलहाल वक्त तो चला एक और बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सुरेंद्र सिंह साहब, बात होती है कि जिस तरीके से आप जब सुबह उठते हैं, उठने के साथ ही आप 10 किलोमीटर की रेस पर निकल जाते हैं और अकेले ही दौड़ते हुए नजर आते हैं, तो आप वास्तव में कानून व्यवस्था का जायजा लेते हैं या अपनी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? वो जो सुबह का समय होता है वो मेरी फिटनेस के लिए होता है और अब मैंने दौड़ना तो बंद कर दिया, लेकिन वॉक करता हूँ और मेरा ये रूटीन पिछले लगभग 22 साल से चल रहा है और मैं ये समझता हूँ कि मैं वो अगर सुबह वॉक कर लेता हूँ एक सफिशेंट डिस्टेंस तक, तो दिन भर फिट होकर कार्य कर सकता हूँ। उस समय कोई कानून व्यवस्था का अगर कोई बहुत ही गंभीर बात मेरे ध्यान में आ जाए तो अलग बात है, वरना मेरा पूरा फोकस अपनी फिटनेस पर रहता है उस समय। जिस तरीके से लगातार पुलिस को ये माना जाता है कि पुलिस जो है वो पॉलिटिकल मैनेज होती है, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। विशेष तौर पर मेरी नौकरी का पूरा अनुभव ये है कि ऐसा कुछ नहीं है मध्य प्रदेश में और ये आप कि हर एक राजनीतिक को अधिकार होता है कि वो अपनी बात कहे और वो अपना पक्ष रखे किसी भी प्रकरण में या किसी भी बात पर, लेकिन ये अधिकारियों के ऊपर रहता है कि वो उनको देखें, उसका परीक्षण करें और गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करें। इस चीज़ को मैं हस्तक्षेप की श्रेणी में नहीं मानता हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, आपने बाकी स्टेट की पुलिस भी देखी होगी, वहाँ की पुलिसिंग भी देखी होंगे, महाराष्ट्र है, दिल्ली है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश पुलिस अब किस कैडर में आती है? कि क्या उनसे थोड़ा सा ऊपर आप उसको आंकते हैं या अभी भी आपको लगता है कि बहुत काम करने की आवश्यकता है? मध्य प्रदेश पुलिस मेरे हिसाब से देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस में से एक है। केवल कई बार हम संसाधनों की दृष्टि से कई बार पिछड़ जाते हैं, लेकिन मुझे आपके माध्यम से दर्शकों को बताने में बहुत खुशी होती है कि पिछले कई सालों में हमारे यहाँ संसाधनों में बहुत अधिक वृद्धि की गई है। पिछले 4 वर्षों में लगभग 32,000 अतिरिक्त बल स्वीकृत हुआ है और हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का जो कार्य है, जो इसकी योजनाएं हैं, अब इसको राज्य योजना में भी शामिल किया गया है और प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राज्य योजना रहती है, जिसके दौरान हमको संसाधन मिलते हैं। डायल 100 योजना जो है वो उसी के तहत जारी की गई है। तो ये जो संसाधनों की कमी पहले हुआ करती थी, वो भी अब हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से हम उस गैप को पूरा कर रहे हैं और मेरा सोचना ये है कि हम अच्छा प्रशिक्षण और अच्छे संसाधन देकर मध्य प्रदेश पुलिस को और भी बेहतर बना सकते हैं। एक समय था जब अपराधियों के मन में एक खौफ हुआ करता था पुलिस को लेकर के, आप एनकाउंटर होते थे, सारी चीज़ें होते थे। अब लगता है कि एकदम से वो सब चीज़ें ब्रेक लग गई हैं। तो क्या पुलिस का चेहरा बदलने की कोशिश है या वास्तव में अपराधियों में वो खौफ अब खत्म होता नजर आ रहा है? मेरा हमेशा से सोचना ये है कि अपराधी में पुलिस का खौफ नहीं होना चाहिए, अपराधी में कानून का खौफ होना चाहिए और पुलिस को भी, पुलिस केवल कानून पालन कराने वाली एजेंसी है। अगर पुलिस का व्यक्तिगत खौफ होने लगता है तो उसका दुरुपयोग भी होता है, उसकी दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहती हैं। हमको कानून का खौफ होना चाहिए हर एक व्यक्ति के मन में और पुलिस को भी यही इसी तरह से कार्य करना चाहिए कि अपराधियों में कानून का खौफ हो। मेरे हिसाब से अगर हम ये सोच के करेंगे तो फिर कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता इस बारे में कोई विचार करने का। आपका अपना एक फैमिली सेटअप है, सारी चीज़ें सब कुछ है। आपका 30 जून को रिटायरमेंट होगा। रिटायरमेंट के बाद आप क्या प्लान करते हैं? किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप कहाँ तक लेकर के जाएंगे? अभी मैंने कोई ऐसा विशेष सोचा नहीं है रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, लेकिन रिटायर जब हो जाऊंगा उसके बाद फिर इस बारे में
कुछ समय अगर मिलेगा सरकार तो आपको कोई आपके इतने अच्छे अनुभव का कोई दायित्व देना चाहती है तो आप उसे स्वीकार करेंगे? ये काल्पनिक प्रश्न है, मेरे ख्याल से इसका जवाब देने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आपका एक व्यक्तित्व है, आपका जो एक नेचर है, तो लोग कहते हैं कि डीजीपी सुरेंद्र सिंह जो हैं वो बाहर से बहुत कठोर दिखते हैं और अंदर से बिल्कुल नारियल की तरह नरम और सॉफ्ट और सफ़ेद है उनकी एक छवि है। और आप गाने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, गानों में, फ़िल्मों में आपकी बड़ी रुचि रखती है। तो आपको लगता है कि आपकी कौन-सी एक ऐसी पिक्चर है जो आपको दिल को छू करके जाती है? और एक ऐसा कौन-सा गाना जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? फ़िल्में तो मैं देखता हूँ, कई बार हम लोग, मैं और मेरी पत्नी जाते हैं फ़िल्में देखने। बच्चियाँ जब मेरे साथ में रहती थी तो हम लोग जाते थे। फ़िल्म मैं नॉर्मली देखता हूँ थीम के आधार पर। जी। फ़िल्म हम कभी कलाकार के आधार पर नहीं देखते हैं। फिर थीम अच्छी हो, अच्छी फ़िल्म हो तो उसको देखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अगर अच्छी फ़िल्म है तो उसको अवश्य देखा जाए। जहाँ तक आपने सख्त होने की बात कही, तो कानून का और नियमों का पालन कराना चाहते हैं, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण ज़िंदगी में हमने कभी खोया नहीं और न कभी खोएंगे। मानवीय दृष्टिकोण हमेशा चीज़ों के प्रति अपनाता हूँ। जो एक गाना जो आपके मन को छूता हो, जो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसकी 2 लाइनें आप ज़रूर गुनगुना दीजिए। मैं गाने तो मैं गाता था, जब कॉलेज के दिनों में मैंने कई बार गुनगुनाता रहता था। बीच में एक क्लोज़अप अंताक्षरी होती थी, उसमें भी मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया था। और कईयों गाने हैं जो अच्छे लगते हैं, विशेष तौर पर किशोर कुमार के गाने अच्छे लगते थे, लता मंगेशकर के गाने अच्छे लगते हैं। नए भी कुछ गायक बहुत अच्छे आए हैं, उनके गाने भी अच्छे लगते हैं। पुराने गाने बेहतर, पुराने गाने में कोई पुराने गाने एक बेहतर। चंद लाइनें। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बहुत सुंदर। ये डीजीपी सुरेंद्र सिंह साहब थे, जिनको अब तक आपने उनके सख्त रवैये या सख्त तेवरों के साथ देखा होगा, लेकिन उनका एक अलग सा चेहरा हमने अपने दर्शकों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। सुरेंद्र सिंह साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।